अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। इकोनॉमिक टाइम्स टोरंटो 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख। किसी की ज़िंदगी में खुशियां बखेरना आसान काम नहीं है। खुशियां बखेरना हर एक का काम भी नहीं है। बहुत ही मुश्किलात और मराहिल तय करके इंसान किसी की ज़िंदगी के अंदर खुशियां बखेरता है। हमारे आज के मेहमान, उनका ताल्लुक भी इसी शोबे से है। उन्होंने मासूम बच्चों की छोटी छोटी विशों को, बड़ी बड़ी विशों को किन मराहिल से तय किया, ये आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में किसी की ज़िंदगी का मकसद ये भी हो सकता है। मारूफ सनतकार हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी कारकर्दगी पर उनको तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है। वफाक ऐवान आय सनत व तजारत पाकिस्तान के साबिक नायब सदर रह चुके हैं। मोरक्को के एजाज़ी कौंसल जनरल हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत बड़े टाइकॉन हैं। तुर्की, दुबई, यूके और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। अगर उनका मैं जितना तारुफ कराने बैठूंगा तो मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम सिर्फ मुझ तक ही महदूद रहेगा। इश्तियाक बेग साहब, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपको वेलकम करते हैं कनाडा और टोरंटो में खास तौर पे। थैंक यू इश्तियाक बेग साहब, थैंक यू। इश्तियाक बेग साहब जो है वो उन लोगों में उनका शुमार होता है जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। हम इख्तियार बेग साहब से मालूम करना चाहेंगे कि इनकी जो फाउंडेशन है, जिसके पायनियर हैं पाकिस्तान के अंदर, फाउंडर प्रेसिडेंट है मेक अ विश। बेग साहब, मेक अ विश फाउंडेशन क्या है, पाकिस्तान में इसका क़याम कब आया और इसके क्या मकासद हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैं यहाँ पे इस वक्त जो आया हुआ हूँ, एक मेक ए विश फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें 60 ममालिक के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बीइंग ए फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ मेक ए विश फाउंडेशन पाकिस्तान, मुझे इसमें इन्वाइट किया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी विश ग्रांटिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो बच्चे जिनको जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं, कैंसर जैसे लफ्ज़ से मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी एक लास्ट विश होती है ये वो फाउंडेशन जो है वो पूरा करती है। और पाकिस्तान में अपने क़याम से लेके आज तक कोई 13 साल इसको हो गए हैं। हज़ारों की तादाद में हम बच्चों की ख्वाहिशात को हम पूरा कर चुके हैं। महबूब, इसमें से कई बच्चियाँ बस हमारे दरमियान नहीं है क्योंकि जानलेवा मर्ज में थे, मगर हमें खुशी ये है कि उनके आखिरी वक्त पे हम उनके चेहरे पे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट लेके आए हैं। और इसकी यहाँ पे जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी जो आज ही ख़त्म हुई है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एजाज़ मुझे और मिला है जो मेरे लिए नहीं पाकिस्तान के लिए वो एजाज़ है कि मेक ए विश फाउंडेशन इंटरनेशनल जो मदर फाउंडेशन है और हम एफिलिएट मेंबर होते हैं, तो मदर फाउंडेशन में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है मुझे वो मिला जिसमें पूरी दुनिया की जो 10 हैं उनमें से एक मैं भी होऊंगा। ये तो पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ बहुत बड़ा एहसास है जी। तो ये बताइएगा कि मेक अ विश फाउंडेशन किस तरह उन मासूम बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, क्या आपको कोई बैनुल अक़वामी फंडिंग होती है या पाकिस्तान से ही फंड जमा करते हैं? इसके लिए हमें कोई बाहर से फंडिंग नहीं आ रही है क्योंकि ये फाउंडेशन का यह है कि आप अपने रिसोर्सेज से इसको वो करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बड़े बड़े लोग हैं। मेरे बोर्ड के ऊपर यासीन मलिक साहब हैं, मेरे बोर्ड के ऊपर हमारे भाईजान जो है ऐसे मुनीर साहब हैं जो ऑलवेज हमारी हेल्प करने को तैयार हैं। और जब भी हमारी बच्चों की विशेस होती हैं तो वो बच्चों की विशेस को अडॉप्ट करते हैं। और इस फाउंडेशन ने इतनी यूनिक विशेस की हैं, मैंने आपको अपना ब्रोशर पे दिया था जिसके अंदर कि एक दिन के लिए फ़ौजी बनना है, मलाला यूसुफ़ज़ई से मुलाकात करना है, जॉन सेना के बच्चा मिलने के लिए यहाँ पे आया। इसके अलावा इतनी यूनिक विशेस आई हैं हमारे पाकिस्तान के। आमतौर पे यूरोप और अमेरिका में जो विशेस आती हैं वो डिज्नीलैंड की आती हैं, मगर पाकिस्तान की जो विशेस आ रही हैं वो इतनी यूनिक आ रही है कि पाकिस्तान को इन्होंने बेस्ट एफिलिएट का अवार्ड भी पाकिस्तान हासिल कर चुका है। तो ये बिजनेस कम्युनिटी के हमारे जो दोस्त हैं और ख़ास तौर पर ऐसे मुनीर साहब का ये है कि जब भी अगर फाउंडेशन को फंड्स की ज़रूरत हो तो वो कभी भी, क्योंकि बोर्ड पे भी हैं, तो वो इंशाअल्लाह कभी पीछे नहीं हटे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया है कि बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील जो है वो पूरी की जाए। तो जो बच्चे कैंसर के मरीज़ होते हैं या दीगर मौजी अमराज में मुब्तला होते हैं, वो किस तरह मेक अ विश फाउंडेशन से रब्ता करते हैं? का क्या तरीक़ाकार होता है? अब देखिए, दुनिया, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि हमने कितना पैसा कमा लिया, कितना नाम कमा लिया, कितना बड़ा बिजनेस कर लिया। हमारी ज़िंदगी का एक मकसद ये भी होना चाहिए कि थोड़ा सा हम लेस प्रिविलेज लोग जो हैं उनके लिए भी कुछ करें। दिस व्हाट आई फील। और हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए हम खुद सेल्फिश नहीं हों।
तो अगर ज़िंदगी के इतने अरसे गुजरने के बाद अल्लाह ने इतनी कामयाबी मुझे दी है तो मैं सोचता हूँ कि हक़ है इन बच्चों का भी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है कि एक टीम वर्क होता है, हमारे पास वॉलंटियर्स हैं और ये वॉलंटियर्स उन हॉस्पिटल्स को विज़िट करते हैं जहाँ पे जानलेवा मर्ज़ में, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, थैलेसीमिया मेजर का जो है फैतमिद है, इसी तरह दिल क्या है एक वो है, वहाँ पे हम जाते हैं। और अब तो ये क्योंकि 13 साल से ऑपरेट हो रहे हैं तो डॉक्टर्स हमें खुद इन बच्चों को रिफ़र करते हैं। हम उनके साथ बैठते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और उनकी आखिरी विश को हम डिग आउट करते हैं और फिर उस विश को हम पूरा करते हैं। इसमें कई विशेस जो होती हैं वो मटेरियल विशेस होती हैं, जैसे मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे टैबलेट चाहिए, मुझे टेलीफोन चाहिए, इस तरह की होती हैं। मगर इसके अलावा जो कुछ विशेस होती हैं वो उम्रे की विशेस हैं, सेलिब्रिटी विशेस हैं। कुछ अरसे पहले हमारा एक बच्चे 3 थे, उनकी विश थी सलमान खान से मिलने के लिए, हम उनको लेके गए। सलमान खान के हम जो गेस्ट थे और उन्होंने बड़ा हमारे बच्चों के साथ ना सिर्फ के टाइम गुजारा बल्कि उन बच्चों से कहा कि दुआ करो अगर हमारे मुल्क के हालात सही होते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान तो आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आप लोगों के मेक ए विश के बच्चों से मिलने आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छी जा रही है और मेरे जो अच्छे काम हम लोग कर रहे हैं उसकी बिना पे आज जिस फाउंडेशन को मुझे जो है इंटरनेशनल का मैं बोर्ड मेंबर भी चुना किया हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी फैमिली माशाल्लाह बहुत सारे झंडे आपके फैमिली के अंदर इन्वॉल्व हैं। आपके भाई इख्तियार बेग साहब जो है वो यमन के अज़ाज़ी कौंसल जनरल हैं, आप मराकश मोरक्को के हैं, आपके भतीजे जो है वो क्या कहते हैं मेरे ख्याल में पोलैंड के अज़ाज़ी कौंसल जनरल हैं उमैर। तो इतनी मसरूफियात के बावजूद इस तरह लोगों की विश पूरा करने के लिए किस तरह टाइम निकालते हैं आप, इतना कारोबारी और इतने मामलात के बावजूद? कि मैंने ये सीखा है अपने पूरे उसके अंदर के हमारा क्या है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और अगर हम ये सीख लें कि टाइम को किस तरह मैनेज किया जाए, अगर हम टाइम ज़ाया नहीं करें तो आप यकीन करें कि चीज़ों के लिए वक्त निकल आता है। बिज़नेस के अलावा मैं मतलब मेक ए विश के लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ, मैं खुद कॉलम भी लिखता हूँ पाकिस्तान की लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए। इसके अलावा मैं मराकश का ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ और आपको सुन के खुशी होगी कि मोरक्को और पाकिस्तान का जब से मैंने कोई 13 साल हो गए मुझे इसमें भी $1 बिलियन का हमारा बायलैटरल ट्रेड हो गया है और फौजी फाउंडेशन ने पहली बार पाकिस्तान से बाहर जाके मोरक्को में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और फास्फेट जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं पहले रॉ फॉर्म में आती थी, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के उसके अंदर फॉर्म लेके आए हैं। ताल्लुकात दोनों ममालिक के बहुत ज़्यादा करीब आए हैं माशाल्लाह और बहुत अच्छा जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन से दोनों कंट्रीज़ के लोग जो हैं करीब आ रहे हैं और हमारी बिजनेस के अंदर बायलैटरल ट्रेड के अंदर इजाफा हो रहा है तो यू फील गुड अबाउट इट। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मोरक्को के अंदर आप जो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, कौन कौन सी मसनूआत है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान मोरक्को को एक्सपोर्ट कर सकता है और वहाँ से क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं? हाँ, मैं साहब देखिए हुआ ये कि हमारी एक बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि हमारे पास हमारी इस वक्त 60 to 70% जो एक्सपोर्ट्स है डेट इज़ टूवर्ड्स यूरोप एंड अमेरिका और इसी तरह हमारे जो आइटम्स हैं ना एक्सपोर्ट्स के वो भी 2-4 हैं, टेक्सटाइल है, लेदर है, गारमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमने नई मार्केट्स को तलाश करना है। अच्छा, मोरक्को क्या है? मोरक्को अफ्रीका का गेटवे कहलाता है क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट टू स्पेन है मतलब और अफ्रीका जो है वो तकरीबन 1 बिलियन लोगों की आबादी का मुल्क है और अफसोस हमें ये होता है कि हमने कभी वहाँ का सोचा ही नहीं, फोकस नहीं किया हमने, फोकस नहीं किया। तो जब मैं यहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट था लास्ट ईयर जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो मैं वफ्द को लेके गया, बिजनेसमैनों को लेके गया और आप हैरान हो जाएंगे कि हमें इतनी सक्सेस वहाँ से मिली है कि हम इस वक्त पाकिस्तान से वहाँ पे होम टेक्सटाइल भी जा रहा है, लेदर के भी हमारे गुड्स जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें जो डिमांड्स आ रही है वहाँ से वो सर्जिकल गुड्स की आ रही है, स्पोर्ट्स गुड्स की आ रही है, फुटबॉल क्योंकि मोरक्को में फुटबॉल बहुत खेली जाती है तो वो तमाम चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ें मिल के क्या हो रहा है कि काफ़ी हमारा $1 बिलियन का एक बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्री के साथ। तो मेरी अपनी बिजनेसमैनों से यही है मतलब एक एडवाइस है कि खुदारा नॉन ट्रेडिशनल जगहों पे जाएं, उन जगहों पे जो अभी तक वर्जिन है, जहाँ पे अभी तक लोग नहीं गए हैं और आप यकीन करें कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो खुद ब खुद एवेन्यूज है ना आपके सामने आएंगे। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे घराने से है जिसने हर जिस कदम में जिस जगह हाथ डाला उसमें कामयाबी हासिल की।
आपकी शादी मारूफ गुलकारा नाज़िया हसन के साथ हुई। नाज़िया हसन साहिबा को जो है वो आपको कौन सी अदा उनकी पसंद आई थी और किस तरह आपकी वाबस्तगी उनसे हुई? हमारे नाजरीन की उसके लिए हम आपसे मालूम करना चाहेंगे। देखिए, उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आल्दो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शी वाज अ लेजेंड, एक बहुत बड़ा नाम था उनका, बट शी वाज अ वेरी सिंपल गर्ल। वो इतनी ज़्यादा सिंपल थी कि आप यकीन करें कि कभी आमतौर पे जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, डिफ़िकल्ट्स होती हैं, ये होती हैं, वो बड़ी घरेलू मतलब होती। मेरी बहन थी आफरीन बेग, आफरीन उनकी बेग। वो दोस्त थी, उनके थ्रू मेरे उनसे मुलाकात हुई। तो जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई तो थोड़ी सी वो एक काफ़ी सैड इस वजह से थी कि जब उन्होंने अपनी एजुकेशन की और यूनाइटेड नेशन के अंदर वो गई तो उनको कैंसर, ओवेरियन कैंसर हुआ था, जो बाद में ऑपरेशन वगैरह होने के बाद, और उनको यही था कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, काफ़ी सैड थी। बट हमारी मुलाकात हुई, डेवलपमेंट हुई, काफ़ी अच्छा हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और फिर माशाल्लाह कोई 6-7 साल वी वर वेरी हैप्पी। बट द कैंसर ये होता है कि जब दोबारा आता है, वो जब दोबारा कैंसर आया तो उसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया उनको। लंग का कैंसर था और वो इस दुनिया में अब नहीं है, मगर जो दिन उनके साथ मेरे साथ गुजरे हैं वो बड़े अच्छे गुजरे हैं। शायद यही वजह है कि आज उनकी डेथ को 12-13 साल हो गए, उसके बाद मेरी ने अभी तक दोबारा मैं सेटल नहीं हो सका। नहीं हो तो सका। मैं भी कहीं मैं उन्हीं की तरह की कोई तलाश कर रहा था शख्सियत। जी, पॉप गुलकारी में उनका एक मकाम था, एक ग्लैमर नजर आता था, लेकिन जिंदगी में इतनी ही वेरी सादगी थी, सिंपल जी, वेरी इतनी ही सिंपल। सादगी थी। तो आपको कौन सी उनकी अदा पसंद आ गई थी? क्या वो भी पॉप गुलकारों की तरफ ज्यादा रुझान था, या वो मेहदी हसन या लता मंगेशकर जैसी हाँ, गुलकारा नहीं, को? खुद तो वो एक आपने जैसे कहा है कि मगर उनको ये मेहदी हसन, लता वगैरह से बहुत ज़्यादा घर के अंदर जो लगता था। और दूसरी थी कि आपको बताऊं कि जब हमने शादी की तो उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि अब मैं सिंगिंग को खैर बात कह दूँ, क्योंकि अब मेरा कंसंट्रेशन बच्चे की तरफ होना चाहिए। माशाल्लाह गॉड ब्लेस्ड अस विद अ सन, और उनकी पूरी तवज्जो थी। और उन्होंने फिर वो पीक के वक्त के ऊपर, जबकि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उनके पास इतनी बार से ऑफर्स आती थी कि कॉन्सर्ट करें और प्रोग्राम्स करें। उन्होंने कहा कि नहीं, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, आई गॉट मैरिड, आई हैव ए सन, एंड नाउ मैं अपनी पूरी तवज्जो अपने घर की तरफ देना चाहती हूँ। बट अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जी, ये बताइएगा कि आपका जो जाती कारोबार है, वो ज़ाहिर है आप और आपके भाई दोनों मिलके देख रहे हैं, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। जी। इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर का पाकिस्तान के अंदर क्या मकाम है? पाकिस्तान, मैंने देखा है कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट का भी और बिजनेस कम्युनिटी का भी ज़्यादातर फोकस टेक्सटाइल सेक्टर तक रहा है। दीगर शोबों से जो है वो तवज्जो हट जाती है टेक्सटाइल के मुकाबले में। पाकिस्तान की इस वक्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट किन किन ममालिक में कर रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में क्या हुआ है कि ओवर ए पीरियड टेक्सटाइल, हमारा पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट का 60% पाकिस्तान से टेक्सटाइल जा रहा था, और फिर हमारी एक्सपोर्ट 25%, 25 अरब से गिर के डिक्लाइन 20 हो पे गया। आ गई। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से डिवैल्यूएशन हुई है, हम दोबारा कोई 22-23 पे हम आ गए हैं। मगर देखिए, दुनिया में टेक्सटाइल की रिसेशन की वजह से और दूसरी प्रॉब्लम, देखिए पहले ये हुआ करता था, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक जीन्स वगैरह से है और डेनिम वगैरह से मेरे रहा है, कि लोगों को कपड़े पहनने का ज़्यादा शौक था, बच्चों को कपड़ों का ज़्यादा शौक हुआ करता था। जब से ये गैजेट्स आए, टेलीफोन वगैरह के, लोग अब क्या स्मार्टफोन। कर रहे हैं कि स्मार्ट टेलीफोन पे कि वो और जगह पे कंप्रोमाइज़ करके कपड़े पे कंप्रोमाइज़ कर लेगा। टेक्नोलॉजी एक की तरफ आदमी चले क्या गए। करेगा, वो कहेगा जी मैं नया कपड़ा, नई जीन नहीं खरीद रहा, $200-300 की नई जैकेट नहीं खरीद रहा, मैं ऐसा करता हूँ कोई नया टेलीफोन आया है उसको ले लूँ उसके तो लिए वो मेरे लिए ज़्यादा कारआमद है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल की पूरी दुनिया के अंदर मतलब जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर कमी वाक़ई हुई है, मगर उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे ये गैजेट्स वगैरह, ये स्मार्ट टेलीफोन वगैरह, ये तमाम चीज़ें आए हैं, उसकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब बढ़ता हुआ पाकिस्तान का तजारती खसारा, ट्रेड डेफिसिट, बढ़ती हुई दरामदात, गिरती हुई बरामदात, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी क्या, किन वजूहात की वजह से सूरत हाल है और इसका हल क्या है? देखिए इमाम साहब, ये बिल्कुल आप सही कहेंगे कि इस वक्त हमें जो प्रॉब्लम आई है वो यही आई है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं सकी और हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा आ गई, और ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे 25 बिलियन से आके करके 21 बिलियन पे हम आ गए, और वहाँ पे जो किसी ज़माने में 10 बिलियन का हमारा खसारा हुआ करता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब ये चीज़, अगर उसमें थोड़ी सी गलती हमारी भी है, इस वक्त अगर आप कराची के अंदर किसी बड़े आप शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो बाहर की चीज़ आपको मिलेंगे, बाहर के आपके फ्रूट्स आपको मिलेंगे, बाहर का पानी
कैन यू इमेजिन, मतलब वो मिल रहा है, बाहर के जूसेस मिल रहे हैं, बाहर की आइसक्रीम है, बाहर चॉकलेट्स मिल रही हैं। पाकिस्तान में। कुछ अर्से पहले मेरे एक दोस्त बतला रहे थे कि वो पाकिस्तान जो है उन मुल्कों में है इतनी ज़्यादा मिकदार में बिलियंस ऑफ डॉलर की आ रही हैं। हालांकि अगर ये चीज़ हम अपने पाकिस्तान की बनी हुई आइसक्रीम खा लेते हैं या पाकिस्तान के बने हुए जूसेस इस्तेमाल करते बिस्किट हैं या इस्तेमाल कर अपने लेते हैं। बिस्कुट इस्तेमाल कर लेते हैं, चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारा काफ़ी खसारा जो है कम हो सकता है। मगर अब नई हुकूमत जो है वो इस पर तवज्जो दे रही है, और अब ये है कि ये जो बजट का खसारा है, ट्रेड डेफिसिट जो है, इसमें थोड़ी सी कमी आई है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये जो हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, दोबारा हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। इश्तियाक भाई, हमने बैरून मालिक में देखा है, जैसे हमारे हमसाया मुल्क भारत को फिकी एक इदारा है जो पॉलिसी बनाता है, उस हाँ। पर इम्प्लीमेंट होता है और उसके बाद बजट बनता है। हमारा पाकिस्तान के अंदर इसी तरह फिकी की तर्ज पे फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो 96 चैम्बर्स, 48 चैम्बर्स और 96 एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ। उसकी तरफ से जो बजट तजावीज़ हैं उस पर उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। आप समझते हैं क्या FPCCI वो किरदार अदा कर पाया है या वो किरदार अदा करना चाहिए जो कि फिकी करता है? देखिए, FPCCI को हम ब्लेम नहीं कर सकते। FPCCI ये करता है, हर बजट से पहले सिफारिशात पेश करता है। हमारी हार्ड लक ये है कि हुकूमत जो है हमारे मईशत के फैसले एक 16 और 17 ग्रेड का आदमी बैठ के इस्लामाबाद में करता है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ चाइना के साथ, वो चीज़ हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं गई। फेवर में इसलिए नहीं गई कि चाइना की उस फ्री ट्रेड की वजह से 16 अरब की तकरीबन इंपोर्ट हो गई टुवर्ड्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 2 बिलियन भी नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ सेक्रेटरीज या 16-17 ग्रेड के थे, उन्होंने हमें अपने साथ ऑन बोर्ड नहीं लिया, और इस तरह के उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। हमें बाद में पता लगा। इसी तरह जब बजट बनाया जाता है, खुदारा आप देखिए, और कंट्रीज में बिजनेस कम्युनिटी को साथ ऑन बोर्ड लेके लिया जाता चलते हैं, और उनकी सिफारिशात पे डिस्कस होती है, और सोचते हैं, हमें वो एक ये करते हैं कि जी बिल्कुल हमारी सिफारिशात भी जाती हैं, तो उसके लिए उनके पास टाइम नहीं होता है कि उसको डिस्कस करें। और फिर यही होता है कि यही वजह है कि अगर आप देखें कि आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं और इंपोर्ट बढ़ती जा रही हैं। मगर अभी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि जब इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए, तो हम ये चीज़ उनकी नॉलेज में लेके आए कि सर जो भी था, हमने एक आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और जो हमारे फेवर में नहीं जा रहा, तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा, और अब उसके ऊपर उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनसे बातचीत हो रही है, और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम अगर 16 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 6 से 8 बिलियन भी अगर हमारे पाकिस्तान की इंपोर्ट बढ़ जाती है। चाइना ने क्या हुआ है कि बांग्लादेश को और दूसरी एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको फ्री इंपोर्ट किया, यानी कि वो अपनी कुछ मसनूआत जो हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं है चाइना में, जबकि हमारे पे ड्यूटी है। तो हमने उनसे ये कहा है कि आप हमें भी उसी लिस्ट के अंदर लेके आएँ जिसमें बांग्लादेश और आसियान कंट्रीज़ को लेके आएँ, और चाइना ने ये कहा है कि जी होपफुली एक पॉजिटिव रिप्लाई वो हमें देंगे। आपने चाइना की बात की। हमारे हमसाया ममालिक के अंदर, सार्क कंट्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो श्रीलंका भी है, भारत भी है, ईरान भी है। हम सार्क की तर्ज पे, जैसे यूरोपीय यूनियन के अंदर ट्रेड होती है, फ्री ट्रेड होती है, वीज़ा फ्री होता है, सार्क के तर्ज पे इस तजारत को क्यों नहीं कर सकते? एक करेंसी, मुश्तरका करेंसी जैसे यूरो है, पूरे यूरोप में इस्तेमाल होता है, हम कोई सार्क के तर्ज पे कोई करेंसी का इजरा क्यों नहीं करते, जिससे हमें दीगर ममालिक यूरोप और अमेरिका की बजाय हम आपस में ट्रेड करके अपना ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? इस सिलसिले में आपको क्या क्या ख्याल है आपका कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि सार्क में ट्रेड का रुझान ज़्यादा पैदा हो? देखिए महबूब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया में इस पर रीजनल ट्रेड सबसे ज़्यादा कामयाब जा रहा है। आपके सामने मिसाल है यूरोप की। यूरोप का 60 to 70% ट्रेड अमंग द कंट्रीज़ है, मगर वहाँ पे क्या है कि हर कंट्री इर्रिस्पेक्टिव, छोटा हो या बड़ा हो, उसको बराबर के हकूक़ हैं। राइट्स। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम बात करते हैं तो हम, इंडिया जो है वो इलाके का चौधरी बनना चाहता है, और वो ये चाहता है कि सब एडवांटेजेस वो ले लें, और दूसरे ममालिक को वो छोटा तस्वुर करना चाहता है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाहमी तिजारत जो है अमंग द कंट्रीज़ वो नहीं हो रही है। अगर इंडिया भी ये कर ले कि उसी तर्ज के ऊपर, अब देखिए क्या किया है आपने, यूरोपियन यूनियन को अगर आप स्टडी करें, नाफ्टा को अगर आप स्टडी करें, तो ये क्या कर रहे हैं कि वो ममालिक जो गरीब ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, उनको उन्होंने बेहिसाब पैसा दिया है, उनको स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि जब उनकी मैशत स्ट्रॉन्ग होगी तो पूरा रीजनल ट्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। हमारे यहाँ ये है कि अभी जब एक कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं
तो वहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। और इंडिया की पूरी कोशिश होती है कि वो एज ए चौधरी जो है वो एक्ट करे, तमाम ममालिक उसके अंडर में आ जाएं और जिस तरह उसकी मसनूआत तो ले जाएं, मगर उनकी मसनूआत जो है वो उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद करें और नहीं आए। अब पाकिस्तान से अगर कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है, चाहे वो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, हमारे ज़्यादातर फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, तमाम चीज़ें, आप यकीन करें कि उनको 2-2 हफ्ते रोक लिया जाता है कि जी फलाना सर्टिफिकेट लेके आओ, फलाना सर्टिफिकेट लाओ, और वो वहाँ पे ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे आइटम्स को तो आपने नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। जब ये बदलेगा एटीट्यूड तो आप यकीन करें कि हमारा भी इलाके जो हैं वो रीजनल ट्रेड उसमें डेवलप होगा। आपने कहा कि जो है वो हमारी जब मसनूआत जाती है तो उनको रोक लिया जाता है, लेकिन आप देखें, आप भारत से आलू मंगा रहे हैं, टमाटर मंगा रहे हैं, पाकिस्तान एक ज़रूरी कंट्री है, इसके बावजूद हम बैरूनी ममालिक पे इन्हिसार क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमने तो बड़ी मतलब भारत के साथ बड़ी कोशिश की है कि चीज़ें जो हैं, और दूसरी बात ये है मगर उनका एटीट्यूड जो है हमारा, अब आप आपको बतलाऊँ कि अगर बिजनेसमैन वहाँ पे कोई हम फेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उसके अंदर इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है, लोगों को वीज़े इशू नहीं किए जा रहे, तमाम उनका ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से ट्रेड नहीं बढ़े, क्योंकि वो पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रॉन्ग होता हुआ नहीं देख सकते। उनकी कोशिश, पूरी कोशिश ये है कि मईशत पाकिस्तान की अगर कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होगा, और उससे उसको मतलब एक किस्म का ये उनकी पॉलिसी के अंदर शामिल है। यही वजह है कि उन्होंने, आपने देखा है कि जब सीपैक हम शुरू कर रहे थे, हमारा गवादर का शुरू हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हमारा जो आया वो इंडिया के अंदर आया। अब देखिए, अगर हम सीपैक बना रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी रखता है, और उससे हमारी मईशत के अंदर बेहतरी आएगी, तकरीबन 1% GDP के अंदर हमारा इजाफा होगा, तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? और आप मोदी साहब खुल के ये कह रहे हैं कि नहीं जी सीपैक जो है वो नहीं होना चाहिए, और ये गवादर का ये जो लिंक हम चाइना के साथ कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। और सीपैक को फेल करने के लिए आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि $300 मिलियन जो है ईरान को दिए गए हैं, और ईरान के अंदर चारबाहर की जो एक बंदरगाह है उसको डेवलप किया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि इस चारबाहर की बंदरगाह को आप अफगानिस्तान के साथ मिला दें, ताकि आपको पता है कि अफगानिस्तान से जो ताल्लुकात उनके डेवलप हो गए हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी चीज़ें भी जाएं, सब कुछ हो, और किसी तरह गवादर का जो पूरा प्रोजेक्ट है सीपैक का है वो फेल हो सके। नाज़रीन, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के साथ जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें टोरंटो 360 विद महबूब शेख। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, फिर दोबारा हाजिर हो। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Oh, so fresh, Galitos, flame grilled chicken. It's simply irresistible. Peri Peri Tang in lemon, mild, hot, or extra hot. Oh, dripping with so much flavor. Galitos, flame grilled chicken. It's simply irresistible. Oh, so natural and nutritional. Try our Peri Munchies, chicken kebabs, and pitas. It's simply irresistible. Flame grilled chicken, grilled to perfection. Galitos, it's simply irresistible.
उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. वेलकम बैक व्यूवर्स, टोरंटो 360 इकोनॉमिक्स टाइम्स विद महबूब शेख। हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं इश्तियाक बेग साहब, मेक अ विश फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। इश्तियाक बेग साहब ने बताया कि भारत जो है वो चौधरी बना हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सार्क के अंदर तजारत के अंदर और हमसाये ममालिक के साथ तजारत के अंदर मुश्किलात का सामना है। इश्तियाक बेग साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं, एक सियासी वाबस्तगी भी है। हम इश्तियाक बेग साहब से मालूम करना चाहेंगे कि इश्तियाक बेग साहब, ये क्या सूरत हाल है? नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ मुकदमात का सामना है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं मुस्लिम नून का? और शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था, ये कैसे हुआ? इस बारे में कुछ बताएंगे? अब देखिए, हुआ ये कि मैं आपको बतलाऊं कि हालांकि मेरा ट्रेड पॉलिटिक्स से तो ताल्लुक था, मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, मगर जब ये नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादतियाँ शुरू हुई, तमाम हुआ, तो लास्ट वक्त में मैं गया और मैंने, क्योंकि बीइंग ए कराची आइट्स, मैं आपको बतलाऊं कि मैं सोचता हूं कि जो नून ने डिलीवर किया है कराची के अंदर वो कोई और नहीं कर सकता। अच्छा। उसकी एक वजह ये है कि दो बड़ी चीज़ें थीं। जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कराची तशरीफ़ लाए थे तो गवर्नर हाउस में हम बिजनेसमैन उनसे मिले और हमने उस वक्त कहा कि सर कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। ये मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। और हमने उनसे कहा खुदारा सर इन हालात को सही करें। वो ये वादा करके गए बिजनेसमैनों से कि मैं इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही करूँगा। और आप यकीन करें कि कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही करने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को दूंगा। आप ज़रूर मुझसे ये कहेंगे कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही करने में तो रेंजर्स ने किरदार अदा किया है, मगर ये रेंजर्स जो थे ये तो पीपल्स पार्टी के वक्त में भी थे और जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी थे। दूसरी, हमारी फैक्ट्रियां 12-12 घंटे बंद होती थी, हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी के क्राइसिस थे। और दोनों चीज़ें आप यकीन करें कि उन्होंने ये ख़त्म की। और मैं इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंडेटेड हूँ। जब मैं मियाँ साहब के पास गया तो मैंने कहा सर आपके एहसानात हैं कराची के ऊपर, और अगर मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करके उन एहसानात को उतार सकता हूँ तो मेरी खुशनसीबी होगी। और आप यकीन करें इन 1 सालों में जो मैंने किया, ये मेरी एडवाइस थी शहबाज शरीफ साहब को कि जब बिलावल कराची से इलेक्शन लड़ रहा है, इमरान कराची से इमरान साहब लड़ रहे हैं, तो आप भी लड़ें। और मुझे इतनी खुशी है कि उनके मैं फोकल पर्सन था। मैं उनके इलेक्शंस के लिए पूरा 1 महीना वर्चुअली उनके इलाके में सोया हूँ और मुझे इतनी खुशी है कि उन्होंने वो सीट निकाल ली है। और आप ज़रूर ये मुझसे कहेंगे किस तरह कि वहाँ पे इतना खुल के रैगिंग हुई है। हमें बतला दिया गया, हमारे जितने भी एजेंट्स थे उनको शाम को घर भेज दिया गया और फिर ये अनाउंस कर दिया गया कि उनका जो मुखालिफ थे 600 वोट से वो जीत गए। हमने उनसे कहा कि जी कुछ नहीं चाहिए, आप इसको रिकाउंटिंग करवा दें। आज हम
हर दरवाजे पे मारे मारे फिर रहे हैं और आज तक रिकाउंटिंग नहीं हो सकी। हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने कहा था ये हमारा हक है कि अगर पूरे इलेक्शन में 600 की काउंटिंग का डिफरेंस है ज्यादा नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, मगर आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जी भाई आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार बेग साहब, आप मुस्लिम लीग नून, वैसे ही लग रहा है जैसे असद उमर साहब पीटीआई के अंदर, जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये बताना पसंद करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, पहले तो आपने जो सवाल किया दो भाई, मैं आपको बताऊं ये मैच्योरिटी शो करती है। एक वक्त हुआ करता था कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो कह देते थे कि कल पूरी फैमिली जाएगी और फलानी पार्टी को वोट दे देगी, और सब हम बुजुर्ग के जो भी वालिद साहब वगैरह या दादा वगैरह कहते थे हम करते थे। मगर इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि फॉरगेट अबाउट कि दो भाई हैं। मैं ऐसी फैमिली को जानता हूं कि जिसके अंदर वाइफ जो है वो किसी तीसरी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर द पॉलिटिक्स। अब आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि जो चीज़ बीइंग ए बिजनेसमैन मेरा फेडरेशन से ताल्लुक़ रहा है और मैं सियासत को से ज़्यादा मईशत को समझता हूँ। मईशत के अंदर 13 साल में महबूब सबसे बड़ी जो GDP आई थी वो 6% की वो जनाब नून की हुकूमत में आई। 2013 के अंदर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो 2000 अरब था। आपको पता है कि जाते हुए 4000 अरब रुपए आ गया। लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट जो था मतलब ये हमारे जो इंटरेस्ट रेट जो था लोएस्ट था। इसके बाद पाकिस्तान की जो कंज्यूमर मार्केट थी वो ऊपर आ रही थी और लोअर दुनिया के बाहर के बड़े बड़े मूडीज और ये सब कह रहे थे पाकिस्तान की रेटिंग के अंदर उन्होंने इजाफा कर दिया था, गुड इंडिकेटर्स दे रहे थे। जी हाँ, और हम 6% GDP पे आ गए थे। और दूसरी में वो जो सबसे बड़ी चीज़ जो आप समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमी को आप समझते हैं, पाकिस्तान में मिडिल क्लास डेवलप हो रही थी। और ये उन्होंने किस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया, बाहर के लोगों ने आके 2013 में 6 लाख मोटरसाइकिलें बना करती थी। 2014 में जब नवाज शरीफ साहब के बाद आए हैं 2018 तक 2.6 मिलियन मोटरसाइकिल। अब कराची में आपको साइकिलें नजर नहीं आएंगी। इसी तरह फ्रिजेस को आप ले लें, टेलीविजन को आप ले लें, तो ये क्या हुआ है कि मिडिल क्लास उभर रही थी। जिसके पास साइकिल थी वो मोटरसाइकिल पे आ गया, जो मोटरसाइकिल पे था उसने छोटी सी सुजुकी गाड़ी ले ली थी जनाब। इसी तरह घरों में मतलब लोगों ने, तो कहने का मकसद यह है कि मिडिल क्लास, अब जो ये नारे लगाए गए हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को दे देंगे, हम जॉब्स दे देंगे और 50 लाख घर बना देंगे। 1 करोड़ लोगों को जॉब और ये 50 लाख लोगों को जो है मतलब हम घर प्रोवाइड कर देंगे, ये बिल्कुल ऐसा ही नारा है जैसा पीपल्स पार्टी का लगा करता था, रोटी कपड़ा और मकान। और आपको मैं ये बतला रहा हूँ कि वो लोग जो एक चेंज के लिए PTI को लेके आए थे वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं जी, मेरे ख्याल से अगर मियाँ साहब होते तो मईशत में जो है वो बेहतरी होती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस वक्त बाहर का जो मीडिया है, यूरोप का मीडिया भी ये कह रहा है कि जो मईशत की बेहतरी थी वो नवाज शरीफ साहब के दौर में ज़्यादा अच्छी थी। अब उनके साथ देखिए, हम अपने हीरोज़ के साथ जो करते हैं, मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ जिसमें मैंने कॉलम भी तहरीर किया कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को हाथ में हथकड़ियाँ लगा के जिस तरह उस शहर में घुमाया गया जिसमें उसने खून दिया उस शहर के लिए। मैं कराची में रहता हूँ, जब मैं लाहौर से आता हूँ तो आप यकीन करें कि मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाता हूँ कि उस शहर को उन्होंने कहाँ पे उठा दिया और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। और उस आदमी पे आपने इल्ज़ामात लगा के जिस तरीके से उसी शहर के अंदर आप उसको नैब के अंदर लेके आए, उन गाड़ी में जिसके अंदर आप मुजरिमों को बिठाते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे हीरो को इस तरीके का सलूक हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए। इश्तियाक बेग साहब, माजी की हुकूमतें, नई आने वाली हुकूमतें हमेशा माजी की हुकूमतों को मुल्ज़िम मुरूद इल्ज़ाम ठहराती हैं। इस वक्त ख़जाना खाली है, बैरूनी अदायगियों का वक्त है, हम IMF की तरफ तवज्जो किए हुए हैं, किसका कसूर है? क्या इमरान खान ने 2 महीने में ख़जाने खाली कर दिए? जो GDP आप बता रहे हैं, जो तरक्याती काम बता रहे हैं, एक आम आदमी मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गया बता रहे हैं। तो माजी की हुकूमत की कारकर्दगी है जो मौजूदा हुकूमत के सर पे पड़ी हुई है, आप क्या समझते हैं? क्या बैरूनी कर्जों की अदायगी आसान है आप, और IMF के अलावा कोई और ऑप्शन है मौजूदा हुकूमत के पास? मुझे मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि आप मईशत को समझते हैं। मैं आपको सिर्फ, ये हमारी एक आदत पड़ गई है कि ख़जाना खाली है। 2013 के अंदर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली है तो ख़जाने में $6 अरब टोटल पड़े हुए थे।
आपको पता है कि जिस दिन नून की हुकूमत गई है, $16 बिलियन छोड़ के गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अभी गूगल करें और जाके देख लें। $16 बिलियन छोड़ के गई है। मगर ये कहा जा रहा है कि जी खजाना खाली पड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ ये बतलाइए कि अगर कर्जा लिया है, देखिए कर्जा, दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज कंट्री कौन है? अमेरिका है, जिसने $1 ट्रिलियन ले रखा है चाइना से और $1 ट्रिलियन ले रखा है जापान से। कर्जा लेना, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मैंने 70 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान ने सबसे पहला कर्जा लिया था जब तरबेला डैम बनाया था, मंगला डैम बनाया था, 20 साल के लिए लिया था, हमने 15 साल में कर्जा वापस कर दिया। ये जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है ये प्रोजेक्ट्स के अंदर हुई हैं, और ये प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? हमारे पास दो रास्ते थे, अंधेरों में बैठे रहें या हम कर्जा लें और हम एनर्जी क्राइसिस को दूर करें। हमने दूर किया तमाम, और अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 1% जीडीपी जो हमारी कम हो रही थी, और 1% जीडीपी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कम हो रही थी, 2% जीडीपी हमें ज़्यादा मिल रही है। तो खजाना खाली नहीं है। नंबर 1, ये जो ये उड़ा दिया गया है कि जी मईशत तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई। देखिए, हो ये रहा है कि आज 3 महीने के करीब हो गए हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को। और सबसे ज़्यादा मुझे जो डिसअपॉइंट किया है वो असद उमर साहब ने किया है, जिनको आने से 6 महीने पहले बतला दिया गया था कि जी आप जो हैं मतलब वो वज़ीर खजाना बनेंगे, एंड इज टोटल लॉस्ट। आज तक हम ये डिसाइड नहीं कर सके हैं कि हमें आईएमएफ के पास जाना है, नहीं जाना है। क्या हम कोई इस्तिखारे का इंतजार कर रहे हैं कि इस्तिखारा निकालेंगे तो फिर हम आईएमएफ के पास जाएंगे? 2013 में जब हम आए तो हम पहले वीक के अंदर आईएमएफ के पास गए, जो कुछ हमें जरूरत थी हमने ली। आज हमारी अनसर्टेनिटी की वजह से मईशत जो है इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम आईएमएफ के पास जाएं, नहीं जाएं। मेरे ख्याल से हमें आईएमएफ के पास वक्ती तौर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अनसर्टेनिटी इसी तरह रही तो इससे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट हमारी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, और बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का शिकार है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम मईशत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तब्दीली की बात हुई, इमरान खान के आने से पहले तब्दीली का नारा था। क्या तब्दीली वाकई में कुछ आ रही है या सिर्फ बातों की हद तक की तब्दीली रहेगी? देखिए, लोग बहुत परेशानी का शिकार है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो तब्दीली के नाम पे जिन्होंने वोट दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तब्दीली जो आई है, जिससे आते के साथ ही सीएनजी प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, गैस के प्राइस बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ गए, ये तमाम चीज़ें अगर हो रही हैं तो हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए जिससे गरीब आदमी जो है वो मुतासर हो। और फिर सबसे बुरी बात यह है कि अभी वो चाइना गए, इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के जाके आप वहाँ के यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, देखिए कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी है, कोई करप्शन, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो। मैं नवाज शरीफ साहब से जेल में जाके मिला, आप यकीन करें कि उनकी इज्जत मुझे बढ़ गई है। वो जिस तरीके से एक बड़े लीडर के तौर के पर सामने आए हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हमें चाहिए कि तमाम लोग हम एक जमहूरियत के नाम के ऊपर अगर हम एक साथ बैठें और किसी तरीके से अपने, अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे, लोगों को इंतकाम का शिकार बनाते रहेंगे, तो आप यकीन करें कि हमारी मईशत और ख़राब होगी, और हमारे दुश्मन जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत जो है और ज़्यादा ख़राब हो। करप्शन मुल्क का एक अलमिया रहा है शुरू से। आप बताएंगे, इस वक्त आप देखें फालूदा वाला, शरबत वाला, महकमा सेहत की एक ऑफिसर, रक्शे वाले के अकाउंट से जाली ट्रांजैक्शन हो रही है, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। ये क्या है बेग साहब, कौन है, किस तरह डाले गए पैसे, क्या इसका अंजाम होगा? साहब, पहले तो ये देखें किस प्रोविंस के अंदर हो रहा हो, किस शहर के अंदर हो रहा है, कौन सी पार्टी वहाँ पे है। अब तो कोई कल मेरे से मजाक कर रहा था कि लोग बिलावल हाउस से गुजरते हुए अपने शनाख्ती कार्ड वहाँ पे फेंकते हुए चले जाते हमारे अकाउंट कि शायद उठा के हमारे अकाउंट में भी कुछ पैसे आ जाए। देखिए, ज़रूर करप्शन हुआ है, हमारा अलमिया है ये इस चीज़ का, मैं इसको टोटल आपके साथ एग्री करूँगा, और मैं इसमें भी हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मगर अकाउंटेबिलिटी जब आप करें तो अक्रॉस द बोर्ड करें, उसके अंदर आप ये नहीं कि आप पिक एंड चूज नहीं करें कि आपने शहबाज को तो उठा लिया मगर 10 और आदमी हैं जिनके रेफरेंसेस जो है नैप में चल रहे हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर अक्रॉस द बोर्ड आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री। हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये करप्शन से जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, और आज अगर हमने इस पर काबू पा लिया तो आप यकीन करेंगे पाकिस्तान आप देखेंगे कि कितनी तरक्की करेगा। एनआरओ की बात चल रही है। परवेज मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया।
क्या एक बार फिर कोई एनआरओ की तैयारी हो रही है या सिर्फ बातें ही हैं ये? देखिए, कोई एनआरओ की बात नहीं हो रही है, ये सब लोगों को वो चीज़ें सुनाई जा रही हैं ताकि लोगों की तवज्जो जो है उठाई जा सके दीगर मामलात से। शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि खुदारा आप बतलाएं तो सही कि आपसे किसने मांगा है, नाम बतला दें आप। देखिए, इमरान खान साहब इससे पहले भी 35 पंचर की बात की थी, जब आए तो प्रूफ नहीं कर सके। फिर ये कहा कि जी इंडिया के अंदर कोई $9 बिलियन जनाब पाकिस्तान से भेज दिए गए, बड़ा बतलाओ कहाँ पे भेजे, वो नहीं। फिर एक बार उन्होंने ये कहा कि जी मुझे 10 अरब रुपए जो हैं वो कहा गया है कि अगर आप केसेस नहीं करेंगे तो 10 अरब रुपए वो देने को तैयार होने, बतलाएं तो सही जी कौन लेके आए। देखिए, हम मेजोरिटी का वक्त है, हम ऐसी बातें नहीं करें जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अगर हम ये बातें करेंगे। देखिए नवाब इमरान साहब की प्रॉब्लम यह है कि अभी तक वो जो हैं वो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और वही ज़बान बोल रहे हैं जो उस वक्त कहते थे। जब उनसे पूछा गया जी बतलाएं तो सही किसने आपसे एनआरओ की, देखिए एनआरओ जो होता है जेल में जाने से पहले तो लोग लेते हैं, जब जेल के अंदर चले जाते हैं तो जेल के बाहर नहीं रहते हैं। मैं महबूब जेल में गया था, मैं 1 घंटा मियाँ साहब के साथ था और मैं मरियम भी वहाँ पे बैठी थी। आप यकीन करें उनकी जो हालत मैंने देखी थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। उनको फ्लोर के ऊपर सुलाया जाता था ये तमाम, और वो चाहते तो उनकी जो क्या नवाज शरीफ साहब की जो वाइफ थी वो उस वक्त डेथ बेड पे पड़ी हुई थी, वो चाहते तो एक एक्सक्यूज़ बना के वो रह सकते थे, मगर वो उसको छोड़ के आए। और आज मैं आपको बतलाऊँ कि मैं अभी कुछ दिनों पहले भी जब गया उनके मिलने के लिए जाती उम्रा के अंदर, यकीन करें कि उनको अफसोस है इस चीज़ का कि क्या मैं लास्ट वक्त में, देखिए जब ज़िंदगी का 40 साल का साथ होता है तो आखिरी वक्त में आप चाहते हैं कि एक दूसरे के करीब हों ताकि एक दूसरे से बात कर सकें। और वो जब से आए हैं आप यकीन करें कि अब उनको एहसास इस चीज़ का हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है कि अपनी वाइफ को मैं छोड़ के आ गया, और वो आखिरी वक्त तक वो तलाश करती रहेंगे शायद मेरा हस्बैंड या मेरी बेटी मेरे पास आए। ये कुर्बानी जो है कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है। और क्या हुआ उसके बाद, जो आपने देखिए करप्शन वो होती है जो किसी के अकाउंट से पैसा निकले, करप्शन वो होती है जब मैं कहूँ कि जी मैंने महबूब आपको मतलब करप्शन दी है, कुछ इस तरह की कोई चीज़ें नहीं निकली हैं। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, कोई मेरे कुछ दोस्त थे जो उनके साथ क्रिकेट खेला करते थे, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ 70s की, कि उस वक्त भी जब ये क्रिकेट खेलने आया करते थे तो एक वेल ऑफ थे, स्पोर्ट्स कार के अंदर वहाँ पे आया करते थे। तो ये कह देना आजकल तो ये तो आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आपके असासे जो हैं आपके मीन्स से ज़्यादा, एक झुपड़ी वाले को भी अगर आप कहेंगे कि तुम्हारे मीन्स से ज़्यादा तुम्हारे असासे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त नून ये चाह रही है कि हम सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते पीटीआई को, क्योंकि अगर इस वक्त हमने कोई एजिटेशन शुरू किया तो सियासी शहादत इनको मिल जाएगी। मतलब है पीटीआई को मुद्दत पूरी करने के लिए नहीं, हम मुद्दत की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनको चाह रहे हैं कि ताकि खुद ही ये जो लोग इनको लेके आए हैं वही उनसे, और आप यकीन करें कि वो चीज़ शुरू हो गई है। देखिए किसी को क्रिटिसाइज करना है, मैं आपको बैठ के क्रिटिसाइज कर बहुत आसान है यहाँ पे बैठ के, मगर जब मैं उस सीट के ऊपर आके बैठूंगा तो मुझे पता लगता है कि यार नो इट वाज अ डिफ़िकल्ट जॉब। आज वही इमरान खान साहब हैं जो क्रिटिसाइज करते थे, और अब देख लें कि उनसे हुकूमत जो है किस तरीके से चल रही है। आपस में जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। असद उमर साहब का कई मीटिंग में ये कहा गया कि आपने मुझे डिसअपॉइंट किया है, आपने कुछ किया नहीं, अभी तक क्या नहीं हो रहा। और यही वजह है कि हम एडॉक बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं और मीशत जो है दिन पर दिन जो है वो नीचे जा रही है। डॉलर्स देखिए डीवैल्यू के कहाँ गया, और आप जिस दिन आए हैं आपने 6% जीडीपी को कहा रिवाइज करके हम 5%। देखिए अगर हम 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ लोगों को जॉब देंगे तो उसके लिए मिनिमम हमारी जीडीपी आनी चाहिए 7%। आपकी जीडीपी इस साल 4% से अबव नहीं आ रही है। 4% जीडीपी किस तरीके से आप 50 लाख घर बना के और 1 करोड़ लोगों को जॉब दे सकते हैं? किसी मईशत वाले को बिठा लें, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ऐसा पॉसिबल है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या वाकई में पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर बनेगा? और दूसरी जानिब जो एक मामला देखने में आया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के हवाले से एक अभी ताज़ा तरीन रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि 300 अफराद ऐसे जिन्होंने किकबैक्स जो है जिनको वसूल किए, उस बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं कि जब से हुकूमत आई है इन्होंने क्या किया है कि रज़ाक दाऊद साहब ने एक फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और जिसमें ये कहा कि हम सी पैक को दोबारा से रीनेगोशिएट करेंगे। ये
बहुत गलत स्टेटमेंट थी। और उन्होंने कहा कि जी हम दोबारा बैठेंगे, रिविजिट करेंगे, और पुरानी हुकूमत ने इसको सही तरह नेगोशिएट नहीं करा। ये एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे दुश्मन कंट्रीज़ हैं, उनको मौका मिल गया इसके अंदर, और चाइना एक वक्त में हमसे नाराज़ हो गया। बल्कि इस विजिट के ऊपर उनको वो तमाम प्रेस कटिंग्स दिखाई गई हैं जो जिसमें इस तरह की खबरें आई हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डेस्टिनी चेंज कर देते हैं मुल्कों की, और हमारी ये डेस्टिनी चेंज कर सकता था ये प्रोजेक्ट। मतलब और हुकूमत ये भी सोच रही है कि इसको डिले कर दिया जाए। डिले मीन्स इसको मतलब ओवर ए पीरियड बढ़ा दिया जाए, और जिस दिन ये चीज़ वो लोनर करा तो ये प्रोजेक्ट्स का भी हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिससे आप यकीन करें कि हमारी, क्योंकि चाइना में ये हो रहा है, मैं अभी 15 दिन पहले चाइना में था, चाइना में मिनिमम वेज $500 हो गई है। और चाइना की इस वक्त सबसे बड़ी वरी जो है वो ये है कि किसी तरीके से कोई ऐसी जगह उनको मिले जहाँ पे लेबर जो है सस्ती हो, ताकि वैल्यू एडिशन वहाँ पे करके उसको, सबसे अच्छा उनको रास्ता क्या मिल रहा है कि एक चीज़ लाए पाकिस्तान में, वैल्यू एडिशन की, सस्ता लेबर लेके, और हमने गवादर पोर्ट पे रख के उसी को वहाँ से कर दिया। अच्छा, वो ये चीज़ और जगह भी दूसरे ममालिक पे उनको हाजिर करना है। वियतनाम ने उनसे कहा हुआ है कि जी हमारा वर्कर्स भी सस्ता है, आप हमारे यहाँ आ जाएं। बांग्लादेश बड़ी ट्राई कर रहा है इस चीज़ की। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस तरह की जो लोग भी इस वक्त बातें कर रहे हैं CPEC के बारे में कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, वो मुल्क के दोस्त नहीं है, हमें चाहिए कि इसको फ़ौरन शुरू करें। और CPEC के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके अंदर चाइना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। इन्हीं जोन्स के अंदर अभी सऊदीया ने भी $3 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट की है। एक रिफाइनरी हमारी आ रही है। हमें चाहिए कि और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाएं ताकि लोगों को जॉब्स जो हैं वो मिल सकें, जो जॉब का वायदा PTI कर रही है। बिजनेस कम्युनिटी को कोई ऑब्जर्वेशन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के हवाले से, कोई खदशात ऐसे कि चाइनीज़ कंपनीज को या चाइनीज़ को ज़मीन ना पे लीज पे दी जाए, या इस हवाले से कोई खदशात है? देखिए, खदशात ये हैं कि कुछ कंपनियों का ये है कि जिस तरह का ट्रीटमेंट आप उनके साथ कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं, हमें मिल जाए। मगर दुनिया में फ्री जोन्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं जी। मोरक्को का मैं कौंसल जनरल हूँ, मोरक्को में हर साल जी उन्होंने तंजीर के अंदर एक बहुत बड़ा फ्री जोन दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे बाहर के लोगों को हम करते हैं मतलब। और इस वक्त सिर्फ ये चीज़ फ्री जोन से ही चाइना को हासिल हो सकती है कि वो रॉ मटेरियल लेके आए, उसकी फिनिशिंग जो है पाकिस्तान में करे और फिर पाकिस्तान से उसको वो कर दे। तो मेरे ख्याल से मगर हम ये कर रहे हैं कि गवादर के अंदर ही, और ख़ास तौर पे CPEC के, क्योंकि CPEC का तो एक बहुत बड़ा रास्ता है, उसके अंदर पाकिस्तानी कंपनियों के लिए भी एक जोन लगाया जा रहा है। और अगर वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको भी कुछ हॉलीडेज़ जो हैं, टैक्स हॉलीडेज़ दी जाएंगी। कालम निगार भी हैं आप, मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है, मीडिया इंडस्ट्री से। आज़ादी सहाफ़त और ब्रेकिंग न्यूज़ जो मुल्क के लिए मुश्किलात का बाइस, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जितना नुकसान पाकिस्तान को हमारे अपने मीडिया से हुआ, इतना बैरूनी मीडिया से नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, आज़ादी सहाफ़त का मकसद क्या है? देखिए, इस बार सबसे ज़्यादा जो आपने अभी देखा है कि ख़ास तौर के ऊपर जब से नून की हुकूमत गई है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चैनल्स के ऊपर सख्ती देखने आई है। ख़ास तौर पे वो चैनल जिसके मैं कॉलम वगैरह भी इनके लिए तहरीर करता था, उनके न्यूज़पेपर के लिए। और हमें कभी मेरे 20 साल हो गए कॉलम लिखते हुए, ये नहीं हुआ कि मैंने कॉलम कोई लिखा हो तो उसको काट दिया गया हो। मगर अब ये है उनकी तरफ से हमें आता है कि जी ऊपर से हमें बहुत सख्ती की जा रही है। यही वजह है कि मीडिया पे काफ़ी इस वक्त पाबंदियाँ लगी हुई हैं, सिवाय कुछ चैनल्स के। तो ये नहीं लगनी चाहिए। मगर मीडिया का क्या है, देखिए मेरी ये है कि हर चीज़ जो है उसकी एक मैच्योरिटी वक्त के साथ साथ आती है। अगर आज हम अपनी मिसाल ले लें तो हमें भी वक्त के साथ साथ एक मैच्योरिटी हमारे में आई है। हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है इसके अंदर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैच्योरिटी आएगी, और आ रही है। लेकिन मतलब टॉक शोज में किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी के ऊपर बगैर सोर्स के, बगैर तस्दीक के हुए खबर का इशाअत कर देना, लोगों के ऊपर इल्ज़ामात ठहरा देना, ये क्या यही आज़ादी साहब? हाँ, नहीं है, आपने बिल्कुल सही किया। क्योंकि एक बार जब आप किसी की पगड़ी उखाड़ देते हैं और चाहे वो चीज़ प्रूव नहीं हो, और ये बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। हमारे जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं, बाकायदा हमें पढ़ाया जाता है, हमें जर्नलिज्म जब हम करते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बिजनेसमैनों में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, आपकी
कम्युनिटी है उसमें भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो इस तरह की शरारतें कर रहे हैं, मगर उनकी इज्जत मैंने नहीं देखी है। और अब क्या हो रहा है, जब से सोशल मीडिया आया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, और वो कि जनाब ये लोग लिफाफा लेके और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जर्नलिज्म, तो मेरे ख्याल से इससे फ़र्क पड़ेगा जी। इतना सब कुछ हासिल कर लिया ज़िंदगी में, इज्जत, शोहरत, दौलत, हर मकाम, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो करना और अब तक हासिल ना कर देखिए, सके? मेरी एक आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक बंदे की क्या होती है, मैं आपको बतलाऊं कि मैं हज़ारों बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करता हूं, और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी वालदा को हर साल, मैं और मेरे बड़े भाई उम्रे पे लेके जाया करते थे, और जब मैं तवाफ़ करता था तो सोचता था कि कौन सा वो दिन होगा कि मुझे अंदर जाने का शरफ़ हासिल होगा, और अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। 45 मिनट्स मैंने गुस्ल काबा में हिस्सा लिया, और मैंने उस जगह नमाज अदा की जहाँ पे एक मार्किंग हुई हुई है जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी अब इसके बाद तो कोई और ख्वाहिश मेरी नहीं हो सकती। टोरंटो 360 के तवस्सुत से अब हमारे व्यूवर्स को, नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? देखिए जी, मुझे सबसे बड़ी खुशी तो आज ये मेरे लिए ऑनर है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं यहाँ पे टोरंटो आया हूँ, और टोरंटो 360 के अंदर मुझे ऑनर है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। अब पाकिस्तानियों में एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, वो चाहे मुल्क से बाहर भी हों, मगर उनका मुल्क से जो है वो कभी भी रास्ता नहीं टूटता। और ये रास्ता, ये जो आपका रिश्ता है मुल्क का, पाकिस्तान का, ये नहीं टूटना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। आप चाहे यहाँ पे हों, मगर वो कंट्री जो है जहाँ से आपका एक ताल्लुक़ रहा है, उसको आप कभी नहीं भूलें। थैंक यू मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। हम इश्तियाक बेग साहब के बड़े मशहूर हैं, इन्होंने बहुत ही कीमती लम्हात हमारे साथ गुजारे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह तरक्की की जानिब गामज़न होगा, चाहे तब्दीली आए या ना आए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। जिस मुल्क के अंदर नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद हो, जिस मुल्क के अंदर समाजी खिदमत करने वाले लोग हों, जिस मुल्क के अंदर इश्तियाक बेग साहब, इख्तियार बेग साहब, SM मुनीर जैसे और सरदार यासीन मलिक जैसे फिलंथ्रोपिस्ट हों, जो बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लें, वो मुल्क यकीनन तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एशियन टाइगर बनकर दुनिया के सामने ये बात साबित कर देगा कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। जाते जाते अपने होस्ट महबूब शेख को इजाज़त दीजिए इस शेर के साथ कि उनको इतना बता देना हमें आता नहीं भुला देना, उनको इतना बता देना हमें आता नहीं भुला देना, मेरी बातें हैं बस मेरी बातें, जब जब याद आए मुस्कुरा देना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Habiballah. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters,
and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ, जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. कनाडा में मौसम और मॉर्गेज रूल्स चेंज होते पता नहीं चलता, एंड फॉर दैट वेरी रीजन कंसल्ट समवन हु नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, ताकि आप हासिल कर सकें टेंशन फ्री मॉर्गेज सॉल्यूशंस इजीली विद मुसद्दिक इकराम, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉर्गेज एजेंट्स इन ओंटारियो। तो हो इंस्टीट्यूशनल या प्राइवेट मॉर्गेज, इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, रीफाइनेंसिंग, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज, डेट कंसोलिडेशन, या है सेल्फ एम्प्लॉयड या न्यू इमिग्रेंट, मुसद्दिक इकराम हैज परफेक्ट सोल्यूशन एंड बेस्ट पॉसिबल रेट्स फॉर ऑल योर मॉर्गेज नीड्स। तो आज ही कॉल करें मुसद्दिक इकराम at 647-969-3887.